चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब वो कहानी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। क्योंकि अब जो आप अगले दो युद्ध पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने देखा, पहला युद्ध होगा चौसा का युद्ध और इसके ठीक बाद होगा बिलग्राम का युद्ध। मतलब जो ये दो युद्ध हैं, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, इन दोनों युद्धों से हुमायूं और उसके प्रतिद्वंदी शेरशाह सूरी की किस्मत कैसे बदलती है, चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चौसा के युद्ध से। चौसा का युद्ध जैसा कि आप देख रहे हैं 25 जून 1539 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है। हुमायूं जो मुगल साम्राज्य का दरअसल में एक शासक है, बाबर के बाद गद्दी पर बैठा है, और शेर खान, याद रखिएगा शेर खान नाम है या शेर खान नाम है उस व्यक्ति का, ठीक है। यहाँ शेर शाह वर्ड मत लिख दीजिएगा, शेर खान। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए कि चौसा जो है ये बक्सर के पास में है ना। और यहाँ पर मुगल सेनाएं और अफगान सेनाएं आपस में भिड़ती हैं और इस युद्ध का परिणाम होता है ये कि जो हुमायूं होता है उसको दरअसल में क्या लगती है, हार लगती है, और शेर खान जो है वो इस युद्ध में जीत जाता है। अब आप देखिए इस युद्ध के खाली परिणाम जब आप देखेंगे तब आप पाएंगे कि सबसे पहला इस युद्ध का परिणाम हो गया कि जब शेर खां जीत जाएगा तो अब वो अपना नाम बदल लेगा। शेर खां से अब वो एक नया टाइटल लेगा जिसको कहते हैं शेर शाह। तो याद रखिएगा ये शेर शाह जो टाइटल लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई व्यक्ति अपने नाम में शाह वर्ड जोड़ता है इसका मतलब है अब वो सुल्तान बन चुका है या अब वो शहंशाह हो चुका है एक पर्टिकुलर रियासत का। और हो भी क्यों ना, मुगल बादशाह जिसकी हिंदुस्तान में सल्तनत है हुमायूं, उसको हराया है किसने, शेर खान ने। तो शेर खान ने हिंदुस्तान के बादशाह को हराया है, हिंदुस्तान के शहंशाह को हराया है ना। हिंदुस्तान के सुल्तान को अगर हम बोल सके, हालांकि सुल्तान नहीं चलता वर्ड यहाँ, तो चूंकि उसको हराया है इसलिए उसने अपने नाम में खान की जगह शाह वर्ड बोलना शुरू किया। तो ये चीज याद रहेगी आपको। मतलब शाह या शाही एक टाइटल होता है, इस टाइटल को शेर शाह ने इसके साथ लिया सुल्तान आदिल, और सुल्तान आदिल का मतलब है कि अब मैं जो हूं वो सुल्तान हूं। तो इस तरह से हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े तख्त पर नशीं था हुमायूं, मतलब सबसे बड़ा जो शहंशाह, सबसे बड़ा जो बादशाह हुमायूं था, अगर हम बात करें 1539 में, तो अब उसकी बादशाहत कायम नहीं रही। शेर खान ने बड़े आराम से हुमायूं को हराकर शेर शाह का टाइटल या सुल्तान आदिल का टाइटल लिया, पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं हारता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। और जैसे ही हुमायूं हारा तो पूरी तरह से हुमायूं का जो वर्चस्व है वो बंगाल और बिहार से खत्म हो जाएगा। मतलब वास्तविक रूप से बंगाल और बिहार का स्वामी कौन बन गया, शेर शाह बन गया। याद करिए ये हुमायूं जो है वो क्यों बढ़ा चला आ रहा था बंगाल की तरफ, बिहार की तरफ, क्योंकि बंगाल और बिहार को शेरशाह सूरी के कब्जे से कैप्चर कराना चाहता था, खुद मुगलिया सल्तनत लाना चाहता था, लेकिन खुद वो चौसा के युद्ध में हार गया। तो इस तरह से चौसा के युद्ध में कौन सफल हो गया, शेर खान। अब शेर खान जब सफल हो गया तो ये चीज आपको भी पता है कि उसने अपने नाम में कौन सा टाइटल लिया, तो सुल्तान आदिल। अब वो शाह कहलाने लगा। एक बात याद रखिएगा, जो भी शाह बोलेगा अपने को, मतलब वो अपने को एक पर्टिकुलर रियासत का सुल्तान या पर्टिकुलर रियासत का बादशाह घोषित कर रहा है वो व्यक्ति अपने को। तो शेर खान ने खां से शाह उपाधि ली, इसका मतलब है कि अपने को सुल्तान घोषित कर दिया। और इस बात का पता हमको चलता है उस समय के सिक्कों से, क्योंकि उसने जो भी बंगाल और बिहार में शासकीय आदेश जारी किए उसमें उसने सुल्तान आदिल शेर खां नहीं शेर शाह के नाम से आदेश जारी किए। सिक्के जो चलवाए उन सिक्कों पर भी दरअसल में शेर शाह सूरी की ही झलक मिलती है। तो इस तरह से चौसा के युद्ध में क्या हुआ ये आप जरूर याद रखेंगे। तो फाइनल में हो ये रहा है कि बंगाल में आप याद करिए उसमें बहुत ज्यादा जन्नताबाद हमने पढ़ा था कि बंगाल में भीषण रक्तपात करके जन्नताबाद दरअसल में जगह बनाकर जब बंगाल से लौट रहा है कौन,
मुगल सम्राट हुमायूं। तो मुगल सम्राट हुमायूं और शेर खां के बीच में एक लड़ाई होती है बक्सर के निकट चौसा में, जैसा कि मैंने आपको बताया। डेट आपको जरूर याद रखना है, कुछ किताबें 25 कहती हैं, कुछ किताबें 27 कहती हैं, तो आप लोग कोई एक डेट को लेकर चलिएगा। 25 जून सफिशिएंट डेट है ना। इसी डेट से हमारा जो है वो काफी हद तक काम हो जाएगा। और इस युद्ध की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये युद्ध जो है, मतलब चौसा का युद्ध जो है वो एक नदी के किनारे लड़ा गया था, उसको कहते हैं कर्मनाशा नदी। इस कर्मनाशा नदी में दरअसल में क्या हुआ, याद रखिएगा, शेरशाह सूरी की सेनाओं ने हुमायूं को जब चारों ओर से घेर लिया तो फिर हुमायूं के पास कोई विकल्प नहीं था। हुमायूं और उसका घोड़ा खुद जो है वो कर्मनाशा नदी में कूद जाते हैं। और जैसे ही हुमायूं और उसका घोड़ा कर्मनाशा नदी में कूद जाते हैं तो एक भिश्ती, एक निजाम उसका नाम है, वो तैरने वाला होता है ना, वो दरअसल में हुमायूं की क्या करता है, जान बचाता है। और जब उसको पता चलता है कि मैंने हिंदुस्तान के सुल्तान की जान बचाई है, हिंदुस्तान के बादशाह की जान बचाई है, तो फिर हुमायूं भी अपनी दरिया दिली दिखाते हुए निजाम से कहता है कि मांगो, अगर कुछ तुम्हारे दिल में इच्छा हो तो वो कहता है, निजाम भिश्ती कहता है कि मुझे एक दिन या मुझे कभी भी आप अपनी सल्तनत में यदि एंट्री दें तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो उसका लालचपन ना देखकर, साफ सुथरी मांग देखकर हुमायूं वादा करता है कि जब मैं तख्त पर फिर से आऊंगा तो एक दिन का बादशाह मैं तुमको मुकर्रर करूंगा। तो याद रखिएगा, हुमायूं जो है वो अपनी जान बचाने के लिए सफल व्यक्ति, नाम क्या है, निजाम भिश्ती को एक दिन का बादशाह जो है वो घोषित करता है। और हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया भी किसको था, इसी निजाम भिश्ती को, और इसके नाम पर चमड़े के सिक्के भी जारी करवाए थे। तो कहने का मतलब है कि चौसा के युद्ध से ये भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। अब दरअसल में बात करते हैं सबसे अहम लड़ाई की, या इस अहम लड़ाई को ही अंतिम युद्ध या निर्णायक युद्ध बोलेंगे, क्योंकि इस युद्ध के बाद हुमायूं, और आप अच्छे से देखिए यहां शेर खां नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है, शेर शाह। तो हुमायूं और शेर शाह के भाग्य का फाइनल फैसला होना है, मतलब खां नहीं लिखा हुआ है ये चीज। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इस लड़ाई में। हुआ क्या है इस लड़ाई के बाद, जो शेर शाह अपने आप को सुल्तान घोषित करेगा, बंगाल और बिहार उसी की टेरिटरी में आ जाएगा। हुमायूं भाग निकला, भिश्ती ने जान बचाई, फिर से वो कहां पहुंच गया, फाइनल में आगरा पर पहुंच गया। आगरा से उसने इंस्ट्रक्शन दिया दिल्ली पर कि प्लीज फौजें जो हैं वो आगरा भेजी जाएं। हम किससे युद्ध करेंगे अब, तो हम युद्ध करेंगे निश्चित रूप में शेर खां से नहीं, शेर शाह सूरी से, क्योंकि उसने चौसा के युद्ध के बाद ही अपने को सुल्तान घोषित कर दिया। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं। इतने समय में शेर शाह भी समझ गया कि बंगाल और बिहार अगर मेरी टेरिटरी में आ जाता है हुमायूं को हराकर, तो बस मैं कुछ समय में आगरा भी कैप्चर कर सकता हूं और दिल्ली का तख्त भी मेरा ही है। और मुझे हराना किसको है, हुमायूं को हराना है। तो बस दोनों के दोनों का टारगेट अब हो चुका है, एक दूसरे को हराकर एक दूसरे को ही समाप्त करना। और यहां एक दूसरे समाप्त होंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि एक वंश समाप्त होगा तो दूसरे वंश का उदय होगा। हुआ क्या है, अब सीधे सीधे चलते हैं अपन कहानी की तरफ, कि 1540 में कन्नौज के पास एक जगह है बिलग्राम, याद रखिएगा वो बक्सर के पास चौसा है, और ये कन्नौज के पास में कौन सी जगह है, बिलग्राम। यहां युद्ध हुआ, किस किस का युद्ध हुआ, मुगल सम्राट हुमायूं का युद्ध हुआ है और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ है। इस लड़ाई में फाइनल डिसीजन ये निकला कि पूरी तरह से जो हुमायूं हैं वो पराजित हो जाएंगे। और जैसे ही हुमायूं पूरी तरह से पराजित हो जाएंगे तो आगरा से वो कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। उन्हीं का पीछा करेगा शेरशाह सूरी, आगरा से दिल्ली तक पीछा करेगा। हुमायूं अपने भाइयों से मदद मांगेगा लेकिन कोई भी मदद नहीं करेगा। हुमायूं जो है वो सिंध के रास्ते से ईरान भाग जाएगा। कहने का मतलब है भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं को। किस लड़ाई में, तो याद रखिएगा बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई में। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्वासित करने का मतलब क्या होता है, तो हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर सिंध के रास्ते से ईरान भागना पड़ा था और वहां
15 सालों तक एक भिखारी के रूप में, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सिक्के का पहला पहलू हुमायूं ने एक राजा के रूप में देखा, तो सिक्के का दूसरा पहलू अब हुमायूं 1540 से 15 साल भिखारी के रूप में अपनी जिंदगी जिएगा, लेकिन मारेगा नहीं अपने को, लड़ेगा उस हालात से जो हालात नेचर ने उसको दिया है या जिस हालात में अल्लाह मियां ने उसको रखा है। इसी दौरान हिंदुस्तान का फाइनल जो बादशाह है, फाइनल जो शहंशाह है, वो हार चुका है। तो अब हुमायूं जो है वो क्या करेगा, ध्यान से सुनेगा, आगरा पर अधिकार कर लेगा और आगरा पर अधिकार करके वो सूरवंश की स्थापना करेगा। और यदि सूरवंश की होगी स्थापना तो इसका सीधा सा मतलब है कि मुगल वंश का हो जाएगा खात्मा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद भारत में सूरवंश की स्थापना हुई, क्योंकि अब इस युद्ध के बाद थोड़ा ना हुमायूं का फिर से लौट कर आना है, तो फाइनल जो है वो इस युद्ध के बाद वंश की स्थापना हुई, तो सूरवंश की स्थापना हो गई है। और इस तरह से अब आगरा के बाद दिल्ली की गद्दी पर भी किस वंश की हुकूमत हो जाएगी, सूरवंश या सूरी वंश की हुकूमत हो जाएगी। और अब दिल्ली और आगरा का जो शासक बना वो कौन बना, शेरशाह सूरी। तो जरा याद कीजिए वो शब्द, जरा वो शब्द याद कीजिए, क्या बोला था, यदि शेरशाह ने बोला था ना चंदेरी के युद्ध के बाद जब वो मुगलों की तरफ से लड़ा था कि कभी अगर भाग्य मेरा साथ देगा तो निश्चित रूप में मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो मुगल साम्राज्य को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। तो ये किया उसने। बेलग्राम और कन्नौज के युद्ध के बाद ये बिल्कुल साफ साफ दिखा कि मुगलिया सल्तनत समाप्त हो गई, सूरवंश की सल्तनत जो है ये सूरी सल्तनत का आगाज हुआ। अब एक चीज आप अपने माइंड में बेहतर तरीके से क्लियर कर लीजिए, जो सूरवंश है, याद रखेंगे, ये जो सूरवंश है ये द्वितीय अफगान वंश है। मतलब जो सूरी वंश है या शेरशाह सूरी जो है वो अफगान है, लेकिन ये दूसरा अफगानी साम्राज्य है। तब आप बोलेंगे पहला अफगानी साम्राज्य कौन सा है, अरे भाई लोदी सल्तनत। लोदी सल्तनत जो इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में पानीपत के प्रथम युद्ध में हार जाती है। तो याद रखिएगा जो लोदी वंश था वही था दरअसल में प्रथम अफगान साम्राज्य, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लोदी वंश के जो शासक थे वो पठान थे, मतलब अफगानी थे। तो प्रथम अफगान साम्राज्य किसने स्थापित किया था, बहलोल लोदी ने। और याद करिए प्रथम अफगान साम्राज्य मिटा कब, तो प्रथम अफगान साम्राज्य मिटा था 1526 में 21 अप्रैल को, जब बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। और इस तरह से प्रथम अफगान साम्राज्य मतलब लोदी वंश जो है वो नष्ट हो गया था। तो अब याद करिए जब लोदी वंश नष्ट हो गया था तो कौन सा वंश उदित हुआ था, 1526 को मुगल साम्राज्य का उदय हुआ था बाबर के नेतृत्व में। अब 1540 की यदि हम बात करें तो 1540 में हम ये देख रहे हैं कि शेर शाह ने किसको हरा दिया, हुमायूं को हरा दिया। और जैसे ही शेर शाह ने हुमायूं को हराया, और ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है ये नॉर्थ इंडिया में चल रही, क्योंकि साउथ इंडिया छोटी छोटी टेरिटरी में बटा हुआ था, तो साउथ इंडिया तक इस युद्ध का कोई खास इंपैक्ट नहीं आया। तो उत्तर भारत में हुमायूं को हराकर द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित करेंगे शेरशाह सूरी। क्यों, क्योंकि जो सूर वंश है वो भी अफगानी, वो भी पठान वंश ही है, लेकिन दूसरा अफगानी वंश। तो एक बार फिर से वही चीज कि जो सत्ता मुगलों ने लोदियों से मतलब अफगानों से छीन ली थी, और फिर बाबर और हुमायूं मुगल साम्राज्य के वारिस बन के सल्तनत आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से शेरशाह सूरी के नेतृत्व में लोदियों की खोई हुई इज्जत सूरी वंश ने शेरशाह सूरी के नेतृत्व में वापस दिलाई। मतलब बिलग्राम या कन्नौज युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य तबाह हुआ वो तो ठीक है, दूसरा अफगान साम्राज्य सूरी साम्राज्य उदय हुआ। और अब इसके बाद से दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी बैठेगा और फाइनल में यहीं से सूरवंश की स्थापना होगी। तो इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई कि किस युद्ध का क्या परिणाम है। अब चलिए चलते हैं हुमायूं के तरफ, जरा देखते हैं कि हुमायूं क्या कर रहा है।
तो बिलग्राम के युद्ध के बाद जो देश निकाला मिल चुका है, या बिलग्राम के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी वो शख्सियत है जिसने हुमायूं को भिखारी बनने पर मजबूर कर दिया। तो याद रखेंगे, शेरशाह के कारण जो हुमायूं कभी सम्राट होता था हिंदुस्तान का, अब इन 15 सालों में वो दरबदर की ठोकर खाता हुआ एक भिखारी के रूप में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। बहुत से लोग होते हैं कि मुश्किलात में अपने को खत्म कर देते हैं, लेकिन हुमायूं वक्त के साथ लड़ेगा, क्योंकि उसको ये बहुत अच्छे से पता है कि 1540 के पहले का वक्त भी अल्लाह की मेहरबानी थी, और 1540 के बाद के 15 साल भी कहीं ना कहीं अल्लाह की रजा या अल्लाह के कारण ही उसकी लाइफ में एंटर हुए हैं। तो शायद अल्लाह एक बादशाह को लड़वाना चाहता है नेचर के साथ या हालातों के साथ, और देखना चाहता है कि मेरे बंदे में कितनी ताकत है, कितनी दम है। और फाइनल में अगर हम इसका फाइनल कंक्लूजन निकालें तो अल्लाह ने जो मुश्किलातें पेश करी थी हुमायूं के जीवन में, हुमायूं उनसे बेहतर तरीके से आगे एक स्वर्ण तप्त के रूप में बेहतर बनकर धातु आगे आता है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो चलिए जरा देखते हैं कि हुमायूं के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले आगरा पहुंचता है बिलग्राम हारने के बाद, आगरा से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन मदद नहीं मिलती है तो दिल्ली पहुंचता है, अपने भाइयों को चिट्ठी लिखता है, लेकिन आगरा और दिल्ली से जब मदद नहीं मिलती है तो फिर जो शेरशाह सूरी है वो भी आगरा पर पहुंचकर अधिकार कर लेता है, कुछ समय बाद दिल्ली पर पहुंचकर अधिकार कर लेता है, और जब इन दोनों जगहों पर पहुंचकर शेरशाह सूरी अधिकार कर लेता है तो फिर हुमायूं के पास एक ही चारा बचता है कि वो सिंध से होता हुआ सीधा कहाँ की तरफ भाग जाए, ईरान की तरफ भाग जाए। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी के सैनिकों ने सिंध तक हुमायूं का पीछा किया था। तो इस तरह से जब हुमायूं ईरान भाग जाएगा तो फाइनल में फिर शेरशाह सूरी के जो सैनिक है वो वापस आ जाएंगे, इस बात की खुशखबरी देंगे शेरशाह सूरी को कि हुमायूं ईरान भाग गया है, अब वो हिंदुस्तान में कभी आने की नहीं सोचेगा। तो बात आती है कि हुमायूं जब अपने निर्वासित जीवन में दरबदर की ठोकर खा रहा है, तब उसको, ध्यान से सुनिएगा, चिट्ठी लिखता है वो अपने एक भाई को जिसका नाम है हिंदाल, और हिंदाल जो है वो उसको बताता है कि भाईजान मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि शेरशाह सूरी जो है उसका कब्जा है, और उसके अगेंस्ट में जाना इसका मतलब है कि दिक्कत और परेशानी है। लेकिन हाँ, आप जहां दरबदर की ठोकर खा रहे हैं, उन्हीं दरबदर की ठोकर में कभी मैं टीचिंग प्राप्त किया हूं एक व्यक्ति से, या बहुत ही ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हैं जिनका नाम है मीर अली अकबर जामी। तो ये मीर अली अकबर जामी जो हैं ये हिंदाल के गुरु हैं, याद रखिएगा। तो हिंदाल के गुरु हैं, तो हिंदाल जिन्होंने कभी आध्यात्मिक शिक्षा ली होगी मीर अली अकबर जामी से, तो वो हुमायूं को कहते हैं कि भाईजान मैं सिर्फ आपकी इतनी मदद कर सकता हूं कि जहां आप ठोकरें खा रहे हैं, आप उन ठोकरों के बीच में कुछ समय के लिए सुकून इस जगह पर ले सकते हैं, मीर अली अकबर जामी के पास जाकर। इतिहास गवाह है कि जब भी राम पर संकट आया है तो लक्ष्मण जो है वो उसके साथ साथ हो लिया है। लेकिन इस तरह का अगर मैं कभी कंपेयर करूं तो इतिहास में शायद कुछ लोगों को यह ना पसंद हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। हुमायूं जब घर से बाहर निकला तो वो अकेला निकला था, क्योंकि उसी को वनवास दिया था 15 सालों के लिए। किसने? याद करिए, शेरशाह सूरी ने। राम को 14 सालों का वनवास, हुमायूं को 1 साल का जाता वनवास। वनवास ही मान सकते हैं, दर बदर की ठोकरें खाएंगे तो। इसी दौरान क्या हुआ कि जैसे राम के साथ लक्ष्मण निकले थे, जबकि उनको नहीं देश निकाला का ऑर्डर था, बिल्कुल इसी तरह से यहां हुमायूं के साथ बैरम खान निकलेंगे। बैरम खान हर कदम पे साथ देंगे हुमायूं का, और ऐसा मान सकते हैं कि जैसे रामायण में लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था फिर भी लक्ष्मण ने 14 साल वनवास के कष्ट भोगे, बिल्कुल इसी तरह से इन 15 सालों में बैरम खान को नहीं हुआ था ये
कि आप भी निर्वासित जीवन व्यतीत करो, लेकिन अपने मालिक की सरपरस्ती, अपने मालिक की स्वामी भक्ति के कारण हुमायूं ने 15 साल अपने मालिक के साथ समय गुजारा है। तो जब भी बात करते हैं कि हुमायूं 1540 के बाद 15 साल घुमक्कड़ों की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, तो उसके हर कदम में साथ होगा उसका सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति, जिसका नाम है बैरम खान। याद रखिएगा। तो यही बैरम खान जो हैं, ये मीर अली अकबर जामी से मिलते हैं, हुमायूं का संदेश देते हैं कि क्या हम कुछ समय के लिए यहाँ रुक सकते हैं। मीर अली अकबर जामी कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य होगा यदि बादशाह कुछ समय के लिए यहाँ रुकना चाहें। बस था क्या, हुमायूं रहना शुरू कर देते हैं मीर अली अकबर जामी के यहाँ कुछ दिन। इसी दौरान मीर अली अकबर जामी की जो पुत्री है, जिसका नाम है हमीदा बानो बेगम, इनसे हुमायूं की नजरें जब मिलती हैं साल 1541 में, तो निश्चित रूप में ये काफी पसंद आ जाती हैं हुमायूं को। इनके बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, और जब भी नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं तो आपको भी पता है प्यार होगा। देन इसके बाद में ये एक दूसरे से निकाह करेंगे। कब? 1541 में। तो 1541 में जैसे ही निकाह होगा, तो फिर कुछ समय बाद फैमिली प्लानिंग भी होगी, और इसी दौरान गर्भ में आ चुका है मुगलिया सल्तनत का सबसे महान सम्राट, जिसको आप अकबर के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो आपको याद रखना है। जैसे ही गर्भ में आ जाएगा कौन? अकबर, हमीदा बानो के, तो फिर मीर अली अकबर जामी जो है वो खुद इशारा करेंगे हुमायूं को कि आप अब यहाँ नहीं रह सकते हैं, आपको यहाँ से अब और कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा, क्योंकि कभी भी शेरशाह सूरी के सैनिक यहाँ आ सकते हैं, आपको और आपके होने वाले बच्चे को या फिर हमीदा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 3 लोग अब दरबदर की ठोकरें खाएंगे। जो दरबदर की ठोकर किसी एक को नसीब हुई थी, अब वो ठोकरें 3 के हिस्से में आ चुकी हैं, या 3 सही 1/2 के हिस्से में आ चुकी हैं। मतलब अब जैसे ही मीर अली अकबर जामी से विदा लेंगे कौन? हुमायूं, दूसरा बैरम खान, तीसरा आए थे तो 2 थे, अब 3 हो गए, मतलब हमीदा बानो, और अब हमीदा बानो के पेट में है अकबर। तो इस तरह से अब ये घुमक्कड़ों की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और टाइम पीरियड आ चुका है लेबर पेन, मतलब बस अकबर का जन्म होने ही वाला है। और ये चीज पता चल गई जब हुमायूं को, तो हुमायूं ने क्या किया कि एक राजा है जिनका नाम है अमरकोट के राजा, ये सिंध में पड़ती है जगह, सिंध में अमरकोट के शासक राणा वीरासाला। तो ये राणा वीरसाल के महल में हुमायूं इनसे फरियाद करते हैं कि मेरी बेगम जो है वो पेट से है, और कभी भी बच्चा हो सकता है, तो अगर आप सिर्फ इतनी मदद दे दें कि मेरी बेगम जो है उसकी बेहतर डिलीवरी यदि आपके यहाँ हो सके संभव, तो इतनी मदद मैं आपसे चाहूँगा। नो डाउट अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में, मतलब एक हिंदू के घर में एक मुस्लिम शख्सियत जन्म लेती है, जो इतिहास के पन्नों पे काफी बड़ा नाम बनाती है। तो इस तरह से अगर नेचर या मालिक आपको कभी बेदखल करे या कुछ मुश्किल घड़ियां दे, तो फिर उसी मुश्किल घड़ियों में बैरम खान जैसा एक व्यक्ति भी आपको मिलेगा, जो आपका सच्चा सलाहकार होगा। बीवी के रूप में हमीदा बानो मिलेगी, जो खुद दरबदर की ठोकरें खाएगी आपके साथ, जो कभी आराम से रह रही है। मीर अली अकबर जामी जैसा व्यक्तित्व, जो चाहता तो अपने पास रख सकता था, लेकिन अपनी बेटी को खुद दरबदर की ठोकर खाने के लिए इसलिए मजबूर करेगा क्योंकि जब तक लोहा तपेगा नहीं तब तक सोना बनेगा नहीं, है ना। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें हैं, और फाइनल में शादी के ठीक 1 साल बाद साल 1542 में अकबर का जन्म होता है। अब इसी दौरान जो है वो शेरशाह सूरी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। याद करिए 1540 से हुमायूं की जिंदगी ये चल रही है, और शेरशाह सूरी वहां अपनी ताकत बढ़ा रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, शेरशाह सूरी की ताकत जब कम पड़ने लगी, क्योंकि शेरशाह सूरी का ज्यादातर समय प्रशासनिक सुधारों में व्यतीत होने लगा, तो फिर हुमायूं ने अब आगे बढ़ना शुरू किया। तो यहाँ थोड़ी सी मैं कहानी लिख रहा हूं। 1544 में, मतलब अकबर के जन्म के 2 साल बाद, ईरान के शाह ताहमस्प हैं,
मतलब ईरान के जो शाह हैं उनका नाम है ताहमस्प। ताहमस्प मतलब इसको हम मान सकते हैं कि ईरान के ये सुल्तान हैं, ईरान के ये बादशाह हैं। इनकी मदद लेगा हुमायूं कि हमको हमारा खोया साम्राज्य वापस दिलाने में यदि आप हमारी मदद करें तो ये बहुत बेहतर होगा। ईरान के जो शाह हैं वो शिया संप्रदाय के हैं, हुमायूं जो है वो सुन्नी है। तो ईरान के शाह कहते हैं कि मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको दरअसल में शिया धर्म एक्सेप्ट करना होगा। तो वही तारा सिंह का डायलॉग गदर फिल्म का कि हर व्यक्ति का जो सबसे बड़ा धर्म होता है अपने बीवी और बच्चों की हिफाजत, मैं सुन्नी छोड़कर शिया में शामिल हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही हुमायूं 1544 में अपना सुन्नी धर्म छोड़कर शिया में शामिल हो जाते हैं, तो फिर ईरान के जो शाह हैं वो अपनी पूरी सेना देते हैं। किसको देते हैं? याद रखिएगा, अपनी पूरी सेना देते हैं हुमायूं को। और जैसे ही हुमायूं को अब सेना मिल जाएगी तो ध्यान से सुनिएगा, हुमायूं जो है वो एक साल बाद मतलब 1545 में काबुल और कांधार पर हमला करेगा। जरा याद करिए, काबुल और कांधार पर कौन है? कामरान है। तो काबुल और कांधार पर किसकी हुकूमत है? कामरान की। और ये कामरान शेरशाह सूरी के साथ में पत्र व्यवहार भी करता था, मैंने आपको बताया था। और यही कामरान जिसको काबुल और कांधार का एरिया दिया हुआ था, इतिहास गवाह है या इतिहास ऐसा बताता है कि हुमायूं का जो बेटा है अकबर, वो गलती से दरअसल में कामरान के हाथ लग गया था। तो जब कामरान और हुमायूं में युद्ध हो रहा था, तो जब काबुल और कांधार की दीवारें या किले जब ढहाए जा रहे थे, तो कामरान को पता नहीं कहां से अकबर मिल गया और अकबर को उसने हुमायूं की लरचती और गरजती तोपों के आगे टांग दिया था। मतलब हुमायूं के जो तोप के गोले हैं वो लगातार काबुल और कांधार की दीवार को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान एक बच्चे जिसको लिबास में लिपटा कर दीवार में टांग दिया गया है, जिसमें कि आगे जब हुमायूं को पता चले कि उसके ही द्वारा दागे गए गोलों से उसके बेटे की जान गई तो हुमायूं टूट जाए। लेकिन कहते हैं कि जब आपकी नीयत बुरी होती है तो मालिक आपका साथ नहीं देता है, अपने कुछ फरिश्तों को, अपने कुछ बंदों को भेजता है आपकी मदद के लिए। तो बस कहानी यही ट्विस्ट लेती है। महामंगा जिन्होंने पहला मदरसा इस्लामिक कल्चर में बनवाया था, है ना, ताकि बच्चे और बच्ची इस्लामिक शिक्षा ले सके, महामंगा को जब इस बात का पता चलता है कि ये बच्चा जो लिबास में लिपटा हुआ है महल की दीवारों पर, ये कोई और नहीं बल्कि अकबर है, तो अपनी जान पे खेलकर उन लरजते गरजते तोपों के आगे आकर अकबर को दरअसल में उस खतरे से निकाल कर लाती हैं। और जब इस युद्ध के बाद फाइनल में हुआ, ये परिणाम निकल कर आता है कि कामरान हार जाता है। और जब ये बात पता चलती है कि कामरान ने ऐसा किया था, फिर महामंगा ने ऐसे जान बचाई, तो हुमायूं और अकबर ताउम्र जिंदगी भर इस एहसान के एहसानमंद हो जाएंगे कि यदि आपने अकबर को नहीं निकाला होता उस जगह से तो निश्चित रूप में बड़ी दिक्कत और परेशानी में आ सकते थे। तो इस तरह से कहानी का मतलब ये निकला कि हुमायूं ने क्या किया। ध्यान से देख लीजिए जो चीज मैंने आपको समझाई कि 1545 में, ये वही कहानी है पूरी जो मैंने आपको सुनाई, ईरान के शाह ताहमस्प की सहायता से काबुल और कांधार को जीत लिया गया। मतलब अपने भाई को मारकर या अपने भाई को हराकर, जिसका नाम था कामरान। और अब यदि थोड़ी सी और आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि साल 1545 में ही जैसे ही हुमायूं काबुल और कांधार पर आ गया, साल 1545 में ही शेरशाह सूरी भी कलिंजर विजय के लिए निकलता है और कीरत सिंह की महल में एक गोला दागता है। वो गोला उसी के पास रखे बारूद पर आकर फटता है और शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। मतलब साल 1545, माफी चाहता हूं, साल 1545 में क्या हुआ? 1545 में यह हुआ कि हुमायूं काबुल कांधार तक आ गया, मतलब अफगानिस्तान तक आ गया। और 1545 में किसकी डेथ हो जाती है? डेथ हो जाती है अब शेरशाह सूरी की।
तो हुमायूं देखिए तत्काल अटैक नहीं कर देगा, हुमायूं और कमजोर होने देगा। हुमायूं देखेगा कि शेरशाह सूरी के बाद अगला शासक कौन बनता है, तो शेरशाह सूरी के बाद उसका छोटा बेटा जिसका नाम है इस्लाम शाह वो शासक बनता है। और इस्लाम शाह धीरे धीरे 1545 से रूल करना शुरू करेगा 1553 तक। मतलब 5 और 3 8 सालों में जो स्थिति है सूरवंश की वो दिनों दिन कमजोर होती जाएगी। ज्यादातर राज्य जो है स्वयं को खुद क्या कर देंगे, स्वतंत्र घोषित कर देंगे। मतलब जब कमजोर होने लगेगा सूरवंश तो ऐसे समय में हुमायूं अब देखेगा कि क्यों ना अब मैं अपना खोया राज्य प्राप्त कर सकता हूं। मतलब हुमायूं ने तत्काल 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ के बाद अटैक नहीं किया, वो कुछ समय रुका और कमजोर होने दिया साम्राज्य को। और फिर फाइनल में 1544 माफी चाहता हूं 1554 में अपनी पूरी सेना के साथ हुमायूं पेशावर, मतलब अब देखिए कहां पहुंच जाएगा, अब पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और फिर पेशावर से और आगे बढ़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, लाहौर पहुंच जाएगा। मतलब धीरे 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 अब हुमायूं जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है ताकि उसको उसकी खोई सल्तनत मिल जाए। एक युद्ध होता है जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मच्छीबारा का युद्ध। मच्छीबारा के युद्ध में यदि मैं बात करूं कि इस युद्ध में क्या हुए या इस युद्ध में है क्या, तो दरअसल में आपको भी ये पता है कि जो पाक अधिकृत पंजाब है ना, मतलब जो आज पंजाब है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, ये पूरा इब्राहिम, माफी चाहता हूं, इस्लाम शाह की डेथ के बाद सिकंदर सूर जो है ये पूरे पंजाब के रीजन को देख रहा था, पूरे पंजाब के रीजन को देख रहा था। और साथ ही साथ में जो दिल्ली की गद्दी है उस पर भी सिकंदर सूर ही शासन कर रहा है। किसके बाद, इस्लाम शाह के बाद। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां जैसे ही सिकंदर सूर को पता चलेगा कि हुमायूं जो है वो लाहौर तक आ चुका है, तो हुमायूं की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से सिकंदर सूर अपने दो सबसे प्रमुख सेनापतियों को, एक का नाम है तातार खां और एक का नाम है हैबत खां, को तैयार करता है। और इन दोनों सेनापतियों की लड़ाई होती है हुमायूं की सेना से। लेकिन हुमायूं की सेना की तरफ से कौन लड़ रहा है, उसका सरपरस्त बैरम खान। मतलब मच्छीबारा का युद्ध आप खुद डेट देखिए, 15 मई 1555 को युद्ध हो रहा है। इस युद्ध का परिणाम ये निकलेगा कि तातार खां और हैबत खां जो सिकंदर सूर की तरफ से लड़ने आए हैं ये युद्ध में हार जाएंगे, बैरम खां युद्ध जीत जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि बैरम खां युद्ध जीत जाएगा तो परिणाम किसके पक्ष में हुआ है, हुमायूं के पक्ष में हुआ है। और इस तरह न केवल इंडियन पंजाब पर बल्कि जो पाकिस्तान के पास भी पंजाब है उस पर अब मुगलों का अधिकार हो गया। और जैसे ही पंजाबिक रीजन पर या पंजाब के रीजन पर मुगलों का अधिकार हो गया तो अब सिकंदर सूर जो है उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि अब वहां से दिल्ली साफ साफ नजर आ रही है हुमायूं और बैरम खान को, साफ साफ नजर आ रही है मुगल सल्तनत को वापस करने की बारी। तो हुमायूं अब बिल्कुल भी देर नहीं करता है, सीधे सीधे एक युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। और ये सरहिंद का युद्ध बिल्कुल निर्णायक युद्ध है, वैसे ही जैसे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जल्दी से बताइए कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सल्तनत हट गई थी, सूरी सल्तनत आ गई थी। बिल्कुल उसी तरह से अब यहाँ ये सरहिंद का युद्ध भी वो निर्णायक युद्ध है जिसमें अब खुद उतरना पड़ा अपनी साख बचाने के लिए, सिकंदर सूर को खुद सेना नायक बनकर आया। और यहाँ हुमायूं की तरफ से हमेशा अभियान की जो अगुवाई है वो बैरम खान करेंगे। दिल्ली के तख्त को बचाना इस युद्ध की मेन लड़ाई का मकसद है। और फाइनल में इस मेन लड़ाई में क्या हुआ कि इस बार फिर से आप खुद देख लीजिए किसकी पराजय हो रही है, अफगानों की पराजय हुई। और जैसे ही अफगानों की पराजय हुई इसका सीधा सा मतलब है कि मुगल सत्ता फिर से उठ खड़ी हुई 15 सालों बाद, और अफगान सत्ता या द्वितीय अफगान साम्राज्य है वो मात्र 15 सालों बाद फिर से क्या हो गया, धराशायी हो गया। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि सरहिंद के युद्ध में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ।
इस युद्ध में किसने क्या नेतृत्व किया, आपको ये तो क्लियर हो चुका है। फाइनल में इस युद्ध में सिकंदर सूर जो है वो युद्ध क्षेत्र से भाग निकलेगा, मतलब हार जाएगा। और इस तरह से एक बार फिर से दिल्ली पर किसका अधिकार हो चला है, या दिल्ली के तख्त पर एक बार फिर से हुमायूं की वापसी हुई। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि कितना उतार चढ़ाव आपने नोटिस किया हुमायूं की लाइफ में। अब यदि हम फाइनल में बात करें तो शासक बनने के ठीक कुछ ही महीने बाद, जैसे आप खुद ही देख लीजिए, ये युद्ध कब हुआ है, जून में हो रहा है युद्ध। और जून में हुए युद्ध के बाद में शासक कौन बन जाएगा, हुमायूं बन जाएगा शासक। सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने ही हुमायूं सही तरीके से सल्तनत संभाल पाएगा। और फिर एक पुस्तकालय जो है जिसका नाम है दीन पनाह, तो दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो जाएगी। किसकी डेथ हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी हुमायूं की। और इस तरह से हुमायूं जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो याद करिए 1530 से 1540 तक बादशाहत करी, फिर 15 साल घुमक्कड़ों की तरह जीवन व्यतीत किया, और फिर सिर्फ 6 माह ही सत्ता सुख भोगा, और फिर 1556 में जनवरी को डेथ हो गई। मतलब हुमायूं की जो कहानी है वो आप खुद देख सकते हैं कि बड़ी उठक पटक है इसकी लाइफ में। मतलब इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुए गिर गया। तो इस तरह से ये हुमायूं के लिए बेहतर भी कोट है, और जो उसकी लाइफ में देखने पर हमको सही साबित भी होता है। अब यदि बात करें हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में ही है। हुमायूं की एक बेगम है जिनका नाम है हाजी बेगम, उन्हीं ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। हालांकि अकबर के कहने पर ये मकबरा जो है वो बनकर तैयार हुआ था, लेकिन पूरी देखरेख हाजी बेगम के नेतृत्व में थी। हुमायूं के संदर्भ में एक सबसे महान बात ये बोली जाती है कि हुमायूं वो पहला शासक है मुगल काल में जिसने सोने की मुद्राएं जो है वो प्रचलन शुरू किया था बाजार व्यवस्था में। हुमायूं एक ऐसा व्यक्ति था जिसको ज्योतिष में, मतलब एस्ट्रोनॉमी में जबरदस्त भरोसा था। और एस्ट्रोनॉमी में भरोसा होने के कारण ही वो सप्ताह में 7 अलग अलग रंगों के कपड़े भी पहनता था। और ये 7 अलग अलग दिन में 7 अलग अलग रंगों के कपड़े पहनना इस बात का गवाह है कि कहीं ना कहीं जो हुमायूं है, याद रखिएगा, ये बिलीव करता है ज्योतिष शास्त्र में। और इस तरह से जो हुमायूं है ये यहां पर होता है खत्म। और अब बारी आ चुकी है शेरशाह सूरी को पढ़ने की। तो हुमायूं जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का बेटा था वो खत्म होता है। और अब हम जो कहानी शुरू करेंगे वो शेर खां की शुरू करेंगे। और शेर खां से शेर शाह का कैसे सफर तय किया है फरीद ने या शेर शाह सूरी ने, ये भी हम देखेंगे। थैंक यू।